Myself, Mrugaja Yadav. I am from Satara, Maharashtra, and I have secured All India rank 47 in the Indian Forest Service examination of 2023. Today, I'll be addressing you uh, regarding the overall journey and what should be done to get the selected in this exam. तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस है बेसिक उससे स्टार्ट करेंगे। मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ पहले। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन सातारा डिस्ट्रिक्ट से ही की है। मेरी स्कूलिंग वगैरह सातारा से ही हुई है। मैंने वीएनआईटी नागपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली है और उसके बाद मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मैंने और सिविल सर्विसेज का ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था 2023 का और फॉरेस्ट सर्विसेज का ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो ये मेरी ओवरऑल जर्नी रही है। उसमें मेरे 2019 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया था सिविल सर्विसेज का, जिसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। उसके बाद मैंने 2020 में सिविल सर्विसेज का मेंस दिया था और 2022 और 2023 में मैंने सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों के मेंस लिखे हुए हैं। और इस बार मेरा दोनों सिविल सर्विसेज फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों का इंटरव्यू आया था और फॉरेस्ट सर्विसेज में फाइनली सिलेक्शन हो गया है। और बाकी मैंने बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल तक जॉब किया था। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा है। उसके बाद मैं इन जनरल फॉरेस्ट सर्विसेज के बारे में बताना चाहूँगी कि ये एग्ज़ाम कैसी होती है और इसको मतलब आप कैसे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं या तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि ये टेक्निकल सर्विस है तो ये एग्ज़ाम आर्ट्स ग्रेजुएट के लिए जो आर्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। साइंस ग्रेजुएट्स एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एज़ वेल एज़ एग्रीकल्चरल एंड अदर बैकग्राउंड व्हिच काउंट्स एज़ साइंस बैकग्राउंड, सो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक बार फॉरेस्ट सर्विसेज का जो नोटिफिकेशन है वो देख लीजिए तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। अब सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स जो है वो सिमिलर रहता है, सेम ही एग्जाम रहता है। बट प्रीलिम्स का जो फॉरेस्ट सर्विसेज का कट ऑफ रहता है वो सिविल सर्विसेज से हायर लेवल पे रहता है। जैसे कि इस बार में सिविल सर्विसेज से ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का ज्यादा कट ऑफ रहा है फॉरेस्ट सर्विसेज का। तो ये रहा प्रीलिम्स के बारे में। उसके बाद मेंस में इसमें हम इसमें 2 अलग ऑप्शनल्स रहते हैं जो आपको चूज़ करने होते हैं। ऑप्शनल के कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो बाद में मैं डिटेल में आपको बताऊँगी कि कुछ ऑप्शनल्स अलाउड नहीं होते हैं लेने के लिए। अ, तो ये रहा मेंस का ओवरऑल और इसमें मेंस में 2 और पेपर रहते हैं। एक होता है जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज जिसके मार्क्स काउंट किए जाते हैं। इसके बाद होता है इंटरव्यू स्टेज। फॉरेस्ट सर्विसेज के इंटरव्यू के लिए आपको एनवायरनमेंट के बारे में और फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट लॉज के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप ऑप्शनल कैसे चूज़ करेंगे? तो फॉरेस्ट सर्विसेज में जो ऑप्शनल्स हैं, मैं पहले आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या ऑप्शनल्स रहेंगे। तो फॉरेस्ट सर्विसेज में टोटल 14 ऑप्शनल्स है जिसमें एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जूलॉजी ये ऑप्शनल्स रहते हैं। अब इसमें से कोई भी 2 ऑप्शनल आप चूज कर सकते हैं बट जैसे कि मैंने बताया कि कुछ कॉम्बिनेशंस आप नहीं ले सकते, तो उसमें कोई भी 2 इंजीनियरिंग के ऑप्शनल्स आप नहीं ले सकते। एग्रीकल्चर के साथ आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं ले सकते और एनिमल हस्बेंड्री नहीं ले सकते एंड फॉरेस्ट्री भी नहीं ले सकते। सिमिलरली केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग आप नहीं ले सकते। अ, ये आपको ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको यूपीएससी के फॉरेस्ट सर्विसेज के नोटिफिकेशन में डिटेल में मिल जाएगी। सिमिलरली उसका जो सिलेबस है अलग अलग ऑप्शनल्स का वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आप एक बार उससे उसके थ्रू गो थ्रू कर लीजिए तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। अब आते हैं
प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी। तो क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स का जो कट ऑफ होता है, वो थोड़ा हायर लेवल पे रहता है, ऐसे ऐसे जैसे मैंने पहले बताया। तो आपको फ़ोकस करना है कि जस्ट निकाल मतलब सिविल्स के हिसाब से प्रीलिम्स नहीं निकालना है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स आने चाहिए इसमें। तो इसके लिए पहली तो बात जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगती है, जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान की थी, वो ये है कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है यूपीएससी के, वो बहुत थॉरली सॉल्व किए थे और उसमें बहुत मतलब ऐसे कि उसमें जो-जो पूछा गया है, उस सभी का थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ना भी ज़रूरी होता है। दूसरी एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि सभी क्लासेस वाले और इन जनरल भी एस्पिरेंट्स के मन में ये होता है कि करंट अफेयर्स को कितना फोकस करें और स्टैटिक को कितना फोकस करें। तो मुझे ये लगता है पर्सनली कि यूपीएससी प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑल्दो वो करंट के रिलेवेंट होते हैं, करंट इवेंट से इंस्पायर्ड होते हैं, उसमें स्टैटिक का भी उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके जो के स्टैटिक का जो सोर्स है, उसको आप बहुत बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करें, ताकि आपका जो स्टैटिक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो और उसमें जो भी क्वेश्चंस आएँगे, तो आप उसको मतलब बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए, इस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर प्रीलिम्स को अप्रोच करेंगे, तो आपको ईज़िली उतने मार्क्स लाइक फॉरेस्ट के कट ऑफ के जितने मार्क्स मिल जाएँगे। दूसरा है कि एक तो ये स्टैटिक का हो गया, दूसरा है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। सो जब आप पढ़ते हैं, जो भी आपके सोर्सेज़ हैं, जैसे कि एनसीईआरटी हो गया और बाकी भी लक्ष्मीकांत जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो उसमें आप ये ध्यान में रखना कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। उसके बाद मैं प्रीलिम्स के जो जीएस 1 का जो सोर्स है, जो मैंने यूज़ किया था प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने के लिए, तो वो था धर्मेंद्र जाखड़ सर करके एक मेंटर हैं। उनके बहुत अच्छे से सॉल्व्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पेपर आता है प्रीलिम्स का सीसैट का। जैसे आपको सबको पता ही है कि 2023 में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ था ये पेपर, तो इस वज़ह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो क्लियर नहीं कर पाए थे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इसके लिए आप जो है तो वो प्रीवियस ईयर के जो भी 4-5 साल के जो पेपर्स हैं, उसको देखें विथ यूपीएससी की जो ऑफ़िशियल आंसर की आई हुई है, उसके साथ। ताकि आपको आइडिया लगे कि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करना है और किस टाइप का इसमें आंसर हो सकते हैं। दूसरा है बाकी जो रीज़निंग और मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट होता है, उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप वो क्वेश्चन के साथ-साथ उसी पैटर्न के अलग क्वेश्चंस जो बाकी के सोर्सेज़ जैसे कि एक सोर्स मैं मेंशन करना चाहूँगी कि अनजिस्ट के जो मटेरियल है, उसमें से आप देख सकते हैं। तो ये हुआ सीसैट का। बाकी इस सीसैट के केस में मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो आप कोई भी टॉपर का वीडियो देख लीजिए कि जिन्होंने मतलब सीसैट के पेपर में स्पेशली स्ट्रगल किया हो, तो उनसे आप इन डिटेल एडवाइस ले लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपके जो वीकनेसेस है, उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा। उसके बाद मैंने बताया आपको कि फॉरेस्ट सर्विसेज़ के जो ऑप्शनल्स हैं, तो उसको चूज़ कैसे करें कि कौन से 2 ऑप्शनल आपको लेने हैं। जनरली ये होता है कि फॉरेस्ट्री जिनका सिविल सर्विसेज़ का ऑप्शनल जो नहीं है इसमें फॉरेस्ट सर्विसेज़ में, तो उस केस में जनरली ये होता है कि आपको 2 नए ऑप्शनल्स लेने हैं और 2 नए टॉपिक्स पे मतलब 2 नए अलग ऑप्शनल्स पे प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए चूज़ करने के लिए डिफ़िकल्टी होती है। जो नॉर्मली लोग लेते हैं वो कॉम्बिनेशन ये रहता है कि फॉरेस्ट्री के साथ कोई और ऑप्शनल ले लो, तो उसमें जियोलॉजी इज़ वन ऑफ द चॉइसेस कि जो बहुत सारे लोग ले लेते हैं और दूसरा है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों के लिए एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है या तो अ, या तो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ले सकते हैं या तो आपकी जो प्रॉपर इंजीनियरिंग जैसे कि कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, उनके लिए।
क्योंकि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, फिर भी मैंने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग लिया था। वो ऑप्शनल चूज़ करने के लिए मैंने कुछ क्राइटेरिया अप्लाई किए थे। पहले तो मैंने उसका सिलेबस देखा था, ये सबने करना चाहिए कि सिलेबस देख के उसमें से आपको क्या लगता है कि आप ये पढ़ पाओगे और इसको रिटेन कर पाओगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा जो है कि आपके बैकग्राउंड और उस ऑप्शनल में कोई कॉमन चीज़ें अगर है, तो बहुत अच्छी बात है ताकि आपको पढ़ने की चीज़ें कम हो जाए। जैसे कि मैकेनिकल के और एग्री इंजीनियरिंग के सिलेबस में बहुत सारे ओवरलैप्स हैं, तो मेरे लिए वो ईज़ी बना क्योंकि वो मैंने पहले ग्रेजुएशन में पढ़ रखा था। तीसरी बात ये होती है कि मटेरियल रिसोर्सेज़ जो है वो कितने अवेलेबल है मार्केट में। तो क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, तो जो ऑप्शनल्स हैं, उनके मटेरियल स्पेशली जो साइंस के ऑप्शनल्स हैं, उनके मटेरियल मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए आप ऐसे ऑप्शनल ले लीजिए कि जिसका रिसोर्सेज आपको इजीली अवेलेबल रहेंगे। तीसरा है आपका इंटरेस्ट। तो आप अगर सिलेबस के थ्रू गो थ्रू जाएँगे या तो प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें कुछ इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। तो इस हिसाब से आप ऑप्शनल चूज़ करने के लिए अ, इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मेरे ऑप्शनल्स तब मैं अपने ऑप्शनल्स के बारे में थोड़ा इन डेप्थ बताऊँगी और उसके रिसोर्सेस मैंने कहाँ से किया था और कैसे करना चाहिए, क्या अप्रोच सही रहेगा। तो पहला ऑप्शनल मेरा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग था। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए मैंने वो ऑप्शन इसलिए लिया था क्योंकि मुझे बहुत कॉमनैलिटीज़ लगी थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ और मुझे लगा कि मैं ऑप्शनल कर पाऊँगी। तो उसके बाद मैंने एग्री इंजीनियरिंग के लिए क्या-क्या सोर्सेस यूज़ किए थे। तो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि मैंने ज़्यादा बुक्स मतलब जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स होते हैं, वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए नहीं पढ़े थे। लास्ट ईयर भी मैंने मेंस लिखा था, तब मैंने गेट फॉर ऑल के जो वीडियोज़ हैं, वो किए थे। ओके। सो मैं अपना ऑप्शनल वाला बताती हूँ, फिर बाद में आपके कमेंट्स को एड्रेस करती हूँ। तो सबसे पहले जो है वो मैंने बताया कि गेट फॉर ऑल के वीडियोस से मैंने वो मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो कवर किया था। बस उसमें ये है कि थोड़ा सिलेक्टिवली करना पड़ेगा आपको क्योंकि टाइम कम होता है। तो मैं ये चाहूँगी मतलब आप जब पढ़ रहे हो तो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके उसमें से कौन से टॉपिक पे कौन से थीम्स पे रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देख के उसी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर लेना। उसके बाद एक और एक टॉपर है दिनेश जांगीड़ सर करके जिनका लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था तो अ, उनके टेलीग्राम चैनल पे आपको ये डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे जो कि पूरा कवर कर लेंगे सारे मतलब दोनों पेपर के सारे सिलेबस के पॉइंटर्स को। और ये सोर्स मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और आपको एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएँगी। उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा रीडिंग करनी है इफ टाइम परमिट्स देन यू कैन गो फॉर सम रेफरेंस बुक्स। आई विल मेंशन द नेम्स। एक है एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग बाय जगदीश्वर सहाय। दूसरा है यूनिट ऑपरेशंस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग बाय सहाय एंड सिंह। और तीसरा है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग बाय आर सुरेश। इसके साथ-साथ आप एनपीटीईएल के आईआईटी खड़गपुर के लेक्चर्स भी देख सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये रहा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के बारे में इन जनरल। अ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि प्रीवियस ईयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे आपको आइडिया आएगी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। स्पेशली ये 2-3 साल में जो ट्रेंड चेंज हुआ है, उसके लिए आपको वो क्वेश्चंस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शनल मेरा रहा है फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री भी बहुत मतलब वैसे तो टेक्निकल सब्जेक्ट है, बट कंपैरेटिवली ईज़ी है। तो उसमें अगर आप चाहें तो आप
हॉर्नबिल का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं, या तो उनकी यूट्यूब पे एक सीरीज भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका भी एडवांटेज ले सकते हैं, ताकि आपको जो है जो फॉरेस्ट्री का सिलेबस है ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाएगा उसके थ्रू। और अगर रीडिंग के लिए रेफरेंस चाहिए तो उसमें है फॉरेस्ट्री के जो मटेरियल है हॉर्नबिल ने जो पब्लिश किया है, वो मटेरियल भी अच्छा है। और दूसरा एक इंडियन फॉरेस्ट्री बाय मणिकंदन, ये एक बुक है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के लिए हॉर्नबिल ने बहुत अच्छा कंपाइलेशन दिया है, तो वो वाला कंपाइलेशन आप देख सकते हैं। बाकी वैल्यू एडिशन के लिए मैंने बहुत सारे टॉपर्स के जो टेलीग्राम चैनल है उसमें से बहुत सारे रेफरेंसेस लेके उनके बहुत सारे जो आंसर राइटिंग वगैरह है उसका देखा था। तो उसमें एक मैं मेंशन करना चाहूंगी, जो अनुराधा मिश्रा मैम है, तो उनका लास्ट ईयर उन्होंने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे लिख के, तो वो उन्होंने अपलोड किया था उनके टेलीग्राम चैनल पे, वो आप देख लेना। और डायग्राम्स के लिए एक अपूर्व सिंह करके सर है, तो उनके भी डायग्राम्स मैंने देखे थे, ताकि वो मैं डायग्राम्स अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ। और इसी रेफरेंस में श्रेयस श्रीवास्तव सर का भी एक टेलीग्राम पे चैनल है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपके जो भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सर पर्सनली एड्रेस करते हैं, तो वो भी मेरे प्रिपरेशन के ड्यूरिंग बहुत हेल्पफुल रहा है। तो ये रहा ओवरव्यू मेरा जो फॉरेस्ट में ऑप्शनल है उसकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। और बाकी मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जैसे सिविल सर्विसेज में आपको बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग पे फोकस करना होता है, और टेस्ट वगैरह लिखने होते हैं, वैसे फॉरेस्ट में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। जैसे मैंने पर्सनली कोई भी टेस्ट नहीं लिखी थी, और आंसर राइटिंग भी खास तौर पे नहीं की थी, क्योंकि मैंने ये 2 महीने में सिविल्स के बाद प्रिपेयर किया था। तो एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि सिविल्स में और फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है, और कितना लेवल ऑफ प्रिपरेशन लगेगा विज विज सिविल सर्विसेज। तो मुझे ये लगता है पर्सनली कि सिविल सर्विसेज में आपको थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि उसका जो पेपर्स है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, और ऑप्शनल में भी आपकी बहुत स्ट्रांग कमांड होनी चाहिए। और कंपटीशन की वजह से आपको आंसर राइटिंग और इन जनरल भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो फॉरेस्ट सर्विसेज में कंपैरेटिवली अगर आप देखें, तो क्योंकि कंपटीशन तो उतनी ही है, बट टेक्निकल नेचर की वजह से मोस्ट ऑफ द लोग गिव अप कर देते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, और जब तक उसका मेंस नहीं होता तब तक मोस्ट ऑफ द लोगों ने गिव अप कर दिया होता है। बट अगर आपका फॉरेस्ट क्लियर होता है तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप उसको एक एज अ अपॉर्चुनिटी देखें, क्योंकि सिविल सर्विस में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। तो फॉरेस्ट सर्विसेज इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दैट। सो और इसमें यह है कि आपको अगर परफेक्ट सोर्सेस पता है, तो अ, आपको परफेक्टली सोर्सेस पता है, और आपने अगर उसको थरली रिवाइज करते रहे, तो फॉरेस्ट सर्विसेज में आपका सिलेक्शन होना उसके चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना इज अ गुड स्ट्रेटेजी दीज डेज। तो हम आते हैं तीसरे स्टेज पे, जो कि इंटरव्यू होता है। तो उसमें एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जिसको आपको भरना पड़ता है बिफोर द लाइक इंटरव्यू एंड बिफोर इवन मीन्स। तो वो जो उसमें जो आप डिटेल्स रहते हैं लिखते हैं रिगार्डिंग योर बैकग्राउंड, और आपके जो इंटरेस्ट है हॉबीज है उसके रिगार्डिंग। तो वो उसके ऊपर प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बहुत थरली उसको जान आप को उसकी थरली जानकारी होनी चाहिए। अ, उसके एनालिसिस के लिए मैंने महेश भागवत सर आईपीएस, उनकी हेल्प ली थी। ऑल्सो शंकर आईएएस के एके गोयल सर, उन्होंने भी डैफ का एनालिसिस करने में मेरी हेल्प की थी। श्रेयस श्रीवास्तव सर के चैनल के थ्रू भी मुझे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट रिलेटेड इंटरव्यू रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, और उसके जो आंसर्स को कैसे फ्रेम करना है, क्या बोलना है, एक्सेट्रा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। तो और इंटरव्यू के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो न्यूज़ में करंट अफेयर्स चल रहे हैं, स्पेशली द इवेंट्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड इवेंट्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री, उसको जो है आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अ, इसमें ये पूछा गया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस कैसे किया जाए? तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि आप पहले एक बार सिलेबस को देख लीजिए और उसके बाद आप जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको देख लीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि सिलेबस के कौन से पॉइंट से वो जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो आया है। तो उस हिसाब से आप अगर देखेंगे कंटिन्यूअसली 4-5 साल के एटलीस्ट और 10 साल के अगर होंगे 2013 के बाद के तो दैट वुड बी बेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो आपको जो थीम जो है, जो रिपीट हो रही है कि सपोज़ जैसे कि मेरे ऑप्शनल में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जैसे वो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है तो उसमें कौन से टॉपिक पे क्या पूछ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए और कौन से टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछ रहे हैं कितने मार्क्स के लिए पूछ रहे हैं और कौन से टॉपिक को कितना वेटेज जा रहा है वो आपको पता चलेगा उस हिसाब से आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि कौन से टॉपिक्स आपको पहले करने हैं और कौन से बाद में करने हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगी मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसे रहा फॉरेस्ट सर्विसेज़ का। तो क्योंकि इस साल मैंने सिविल सर्विसेज़ और फॉरेस्ट का दोनों का इंटरव्यू दिया था, तो कंपैरेटिवली सिविल सर्विसेज़ का इंटरव्यू जो है वो थोड़ा लंबा चला था, बल्कि फॉरेस्ट सर्विसेज़ का इंटरव्यू बस 10 से 15 मिनट तक हुआ था। उसमें जो मेजॉरिटी क्वेश्चन्स थे वो जो है वो मुझे पूछे गए थे एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स से और जो मेरा बैकग्राउंड है उसी के रिलेटेड। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं। सोर्सेज फॉर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने बोला कि जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स है वही सोर्स अच्छा है जैसे कि आप मॉडर्न इंडिया को अगर देखेंगे तो स्पेक्ट्रम को फॉलो करेंगे स्पेक्ट्रम को अच्छे से कर लो और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है एनवायरमेंट के लिए कोई भी आप जो ये करें जब हम मतलब शंकर की बुक शंकर आईएएस की बुक है और दूसरी जो है वो है अभी जो पीएमएफआईएएस की है वो भी अच्छा सोर्स है एनवायरमेंट के लिए और ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग है और एनसीईआरटीज को अच्छे से कर सकते हैं इकोनॉमी के लिए मृणाल सर के वीडियोस है उसको कर सकते हैं और एंशिएंट लेवल के लिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज फॉलो की थी और मैं उसको ही रिवाइज करती रही और आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स की जो बुक है और साथ में अगर आपको टाइम है तो नितिन सिंघानिया के कुछ टॉपिक्स आप सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं। अ, फिर करंट अफेयर्स के लिए आपको जो भी मैगजीन लगेगी कि जो आप अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हो तो उसको आप फॉलो कर लीजिए और उसी को रिवाइज कर लीजिए प्रीलिम्स के पहले 2-3 बार। तो दैट इज फॉर द प्रीलिम्स और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है कि प्रीलिम्स के लिए आपको प्रीवियस ईयर का जो ग्रास्प है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए और उसी को मैंने अपने खुद के प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर को ही बहुत अच्छे से किया था और रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज की थी बट मेरा उस टाइम पे प्रीलिम्स नहीं हुआ था उसके बाद के तीनों अटेम्प्ट्स में मैंने प्रीलिम्स के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं की है बट अगर आप करना चाहो तो कोई भी एक मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल होते हैं तो कोई भी एक लगा लीजिए या तो आपको अगर लगानी नहीं है तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल भी रहती है तो वैसे वाले इसमें से कोई भी 2-3 जो क्लासेस है उसका टेस्ट लेके खुद सॉल्व करके उसका एनालिसिस कर लेंगे तो भी वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। प्रीलिम्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका जो गेस वर्क है वो भी इम्पोर्टेंट होता है तो उसके लिए आपको एक इंटेलिजेंट गेस लेना होता है मतलब रैंडमली आप कुछ भी गेस नहीं करेंगे आपका जो नॉलेज बेस है उसको यूज करके आप कैसे उसमें से जो कुछ जो ऑप्शंस है उसको इलिमिनेट कर पा रहे हैं या नहीं उस हिसाब से आप प्रीलिम्स को टैकल कर सकते हैं। तो ये प्रीलिम्स के स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग रहा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी और बुक लिस्ट ये मैंने कवर किया है थोड़ी देर पहले। रिगार्डिंग मिस्टेक्स ओके सो मैं फॉरेस्ट
के रेफरेंस में स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगी कि जो मैंने मिस्टेक्स की थी जिससे लास्ट में मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया था और इस बार आ गया। तो वन ऑफ द थिंग्स इज़ मैं लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम दे रही थी फॉरेस्ट सर्विसेज़ का और 2 ऑप्शनल वो 2 मंथ में करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और जब आपको स्पेशली जो सोर्सेज़ हैं वो पता नहीं होते। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जैसे मैंने भी अभी बताया, तो ये सोर्सेज़ मैंने बहुत रिसर्च करके ढूँढी है कि कौन-सा सोर्स से क्या लेना है। तो और क्या रिलेवेंट रहा है अब आज। अ, तो आप जब जो भी ऑप्शनल ले रहे हैं, तो उसके जो सोर्सेज़ है, उस पे अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट कर लीजिए और जब सोर्सेज़ आपके कन्फर्म हो जाए, फाइनलाइज़ हो जाए, उसी को आपको पढ़ना है और उसी को रिवाइज़ करना है और अ, 2 मंथ मुझे ऐसा लगता है कि भी बहुत ज़्यादा पीरियड होता है कि आप अच्छे से एक बार पढ़ के और उसको 2-3 बार रिवाइज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस बार फॉरेस्ट्री के लिए भी दिनेश जांगेड़ सर के जो उन्होंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो वो मैंने रिवाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किए थे। तो आप एक बार पढ़ के जो मैंने सोर्सेज़ बताया उसके थ्रू पढ़ के एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आने के बाद उसी टॉपिक्स को आपको रिवाइज़ करते रहना पड़ेगा। तो ये रहा ये मेरी मिस्टेक्स रही थी और लास्ट टाइम मैंने प्रीवियस ईयर का बिल्कुल भी अच्छे से एनालिसिस नहीं किया था। तो जो है मैं सारे टॉपिक्स पढ़ रही थी बट उतना शायद जो मेरे आंसर्स है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया। तो इस बार मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसी पे फोकस किया। दूसरा वैल्यू एडिशन के रिस्पेक्ट में जो डायग्राम्स और जो भी अ, एग्ज़ाम्पल्स वग़ैरह है, तो उस रिस्पेक्ट में मैंने इस बार अपना थोड़ा फ़ोकस उस पे दिया था कि जैसे कि फ़ॉरेस्ट्री में स्पेशली जो ट्रीज़ के ना नेम्स है साइंटिफ़िक नेम्स, वो आपको याद रख के मेंशन करने रहते हैं आपके हर एक आंसर में। और ऐसे नहीं है कि कॉमन नेम्स यूज़ कर लिए, आपको साइंटिफ़िक नेम्स यूज़ करने हैं और वैसे ही मतलब हर एक इसके लिए आपको अलग-अलग ट्रीज़ के बना के रखने पड़ेंगे कि अगर ये यूज़ आया या तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो मैं ये एग्ज़ाम्पल उसमें डाल दूँगी। तो ये रहा कि वैल्यू एडिशन किया था और दूसरा है कि डायग्राम्स वगैरह इनकॉर्पोरेट करने हैं। तो ये 2 चेंजेस मैंने इस बार किए थे, इसके वजह से आई थिंक मेरा इंटरव्यू कॉल आया और फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है। तो दिस इज़ रिगार्डिंग द मिस्टेक्स। सो रिगार्डिंग आइडियल डेली रूटीन तो इसमें सबका अपना-अपना अलग रूटीन होगा। कुछ लोगों को सुबह अच्छी पढ़ाई होती है और कुछ लोगों को शाम में अच्छी पढ़ाई होती है। तो मुझे लगता है कि आपको बस ये याद रखना है कि आपको कंसल्टेड और डेडिकेटेड एफर्ट्स देने हैं और आपका रादर दैन लाइक नंबर ऑफ सिटिंग फॉर नंबर ऑफ आवर्स ये फोकस रहना चाहिए कि जो टॉपिक्स है उसको आप कवर कर पा रहे हो नहीं आपके रिवीजन का जो शेड्यूल है कि इतने रिवीजन्स करने हैं तो उसको आप कर पा रहे हो या नहीं ये इम्पोर्टेंट है और इस रिगार्डिंग मैं ड्यूरिंग मतलब जो 2 महीने हैं बीच के सिविल्स के मेंस के बाद के तो उसमें मैंने जो है कंटिन्यूअसली मैं ऑलमोस्ट सोशल लाइफ कुछ भी नहीं थी और मैं उसी में प्रिपेयर ही कर रही थी। तो सुबह से लेके शाम तक बस वही करते रहते थे। थोड़ा बस खाना-पीना ये जो नॉर्मल नेचुरल चीज़ें हैं, वो करते थे। अदरवाइज़ ज जब तक लगता है कि पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लो, बट खुद को ओवर स्ट्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एक ऐसे भी दिन होते हैं कि जब आपकी कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो जस्ट टेक रेस्ट। कुछ आपको जो जो हॉबीज़ है, जो भी है वो आप कर सकते हो या तो आपके दोस्तों के साथ बात कर लीजिए जो भी आपको सही न लगे, ये कर सकते हैं। तो ये रूटीन के बारे में रहा। तो और एक क्वेश्चन है हाउ यू केप्ट मोटिवेटिंग योरसेल्फ थ्रू आउट द प्रिपरेशन? तो क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी रही है खुद को इंस्पायर करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप डिमोटिवेटेड फ़ील होते हो बिकॉज़ ऑफ द रिज़ल्ट और एनी अदर रीज़न तो मुझे लगता है कि आप ये सोचिए कि आप
पहले आपने जब ये डिसाइड किया था कि ये करना है, तब क्या सोच के डिसाइड किया था? अगर वो आपको याद है तो अच्छी बात है। तो आपको और मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आप और भी उसके उस कॉज़ के लिए आप एफर्ट्स दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिंसियरली एफर्ट्स कर रहे हैं तो वन डे देयर विल बी अ गुड रिजल्ट। तो मेरा पहले से ही ये था कि मुझे पब्लिक सर्विसेज़ में जाना है और इसीलिए मैंने सिविल सर्विसेज़ का पाथ चूज़ किया था और ड्यूरिंग दिस जर्नी आई गॉट टू नो अबाउट द फॉरेस्ट सर्विस एज़ वेल एंड फॉरेस्ट सर्विसेज़ आल्सो प्रोवाइड्स एन अमेजिंग अपॉर्च्युनिटी टू सर्व द पीपल। सो आई थिंक ये इंस्पिरेशन रहा है थ्रू आउट माय होल जर्नी और इसीलिए आई थिंक आई कुड सर्वाइव दोज़ लोज़। अ रिगार्डिंग माय प्रिपरेशन मैंने पहले सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग ली थी। उसके बाद ड्यूरिंग कोविड उसके बाद अराउंड लाइक 1 एंड अबाउट 3 इयर्स आई वाज प्रिपेयरिंग फ्रॉम माय होम और उसके बाद मैं वापस दिल्ली शिफ्ट हुई थी लास्ट ईयर और वहां से ही प्रिपरेशन कर रही थी। रिगार्डिंग माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस इस बार फॉरेस्ट सर्विसेज के इंटरव्यू के लिए मुझे प्रीति सुदान मैम का बोर्ड आया था। तो उन्होंने जैसे मैंने पहले भी बताया कि सिंपल एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। द एक्सपीरियंस वाज ग्रेट और आपको वहां पे जाके ही वो फील आता है कि जो रिस्पेक्ट और जो आपका ड्रीम होता है फॉर लाइफ टाइम की जब भी ये प्रोसेस में आता है कि हाँ वो इंटरव्यू दे के आना है यूपीएससी के बाहर के जो फोटोज वगैरह होते हैं तो आई थिंक दैट इज वेरी इंस्पायरिंग। सो वो एक्सपीरियंस लेना इन इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। सो मुझे लगता है रिस्पेक्ट ऑफ द रिजल्ट अगर आप वो स्टेज पे जा रहे हैं वो उतने लेवल तक जा रहे हैं तो खुद के लिए भी एक बहुत ही प्राउड की बात होती है। तो कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी अब तक की स्कूलिंग और जो ग्रेजुएशन वगैरह है उसमें आपकी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी कितनी हुई है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट्स दैट आर देयर इन द यूपीएससी सिलेबस। तो बोथ फॉर सिविल्स एंड फॉरेस्ट आई फील कि अगर आपको जो बेसिक सब्जेक्ट्स है जैसे पॉलिटी इकोनॉमी इसकी अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको करंट के जो टॉपिक्स चल रहे हैं उसका रिलेवेंस पता है, तो कोचिंग लगाना पर्सनल चॉइस रहेगी। बट जो भी ऐसे स्टूडेंट्स है जो हम्बल बैकग्राउंड से रहे हैं और जिनको ऐसे खुद को लगता है कि मे बी इतने कंपटीशन में अगर उनको विदाउट गाइडेंस वो compete नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सी ज्वाइन करनी है वो अगेन बहुत डिबेटेबल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो अ, बहुत फीस लेके दिल्ली में जाके आप वहां पे ही रह के प्रिपेयर करो। आजकल ऑनलाइन कोचिंग्स भी बहुत ज्यादा अच्छी है और उसमें से ऐसे कोई एक सोर्स मैं मेंशन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने भी मेरे प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज्यादा टॉपर्स के टेलीग्राम के चैनल्स या तो जो भी सारे यूट्यूब पे चैनल्स आते हैं उसकी हेल्प ली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये खुद खुद जज कर सकते हैं खुद के लिए कि कौन सा स्ट्रेटेजी कौन सा चैनल या कौन सा वो है वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। बस इस सब में आपकी आपका ध्यान हमेशा आपके सिलेबस पे और जो प्रीवियस ईयर है उस पे रहना चाहिए। जो भी इर्रिलेवेंट मटेरियल है उसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। तो ये अगर फॉलो करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि विदाउट कोचिंग ऑल्सो यू कैन क्लियर यूपीएससी। एक क्वेश्चन है प्लान बी कब से रखना चाहिए और प्लान बी के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी क्योंकि ये पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा अनसर्टनिटी है
तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लान बी सबने सोच के रखना चाहिए कि हम क्या करेंगे और खुद के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 साल में गिव अप कर लिया, 2 साल में गिव अप कर लिया, जो आपको लगता है इट्स नॉट अबाउट गिविंग अप अगर आपको खुद को लगता है कि आपका पोटेंशियल या तो आपका एप्टीट्यूड जो है, वो सिविल सर्विसेज़ के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है, तो आपने अगर दूसरा पाथ आप चूज़ करना चाहते हो तो दैट इज़ आल्सो फाइन। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस रिगार्डिंग प्लान बी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यूपीएससी के जैसे ही एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं और अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो उस मैथमेटिक्स रीज़निंग अगर अच्छा है, तो बैंक के बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे मैंने भी दिया था आईबीपीएस का तो वैसे वाला या तो आरबीआई के असिस्टेंट या तो ग्रेड बी ऑफिसर, नाबार्ड, सेबी ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है 3 अटेम्प्ट्स के बाद आप अगर आपको खुद को लग रहा है कि आपका कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो मे बी आप ये बाकी सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उसको एज़ ट्राई दे सकते हैं ताकि आपका खुद का परफॉर्मेंस जज कर पाए इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मार्केट। एक क्वेश्चन है व्हाई आईएफएस तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट सर्विसेज का फॉरेस्ट के रिगार्डिंग मेरा पहले से इंक्लिनेशन था तो उस हिसाब में हम अब आजकल देख रहे हैं कि डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का जो डिबेट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है दूसरी बात अब क्लाइमेट चेंज की भी है हम रोज आजकल न्यूज में सब जगह पे देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं हमारा जो क्लाइमेट है वो बाकी सब भी इश्यूज हो रहे हैं तो मुझे लगता है इस रिस्पेक्ट में फॉरेस्ट सर्विस का जो इम्पोर्टेंस है वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी रहा है कि मैं इस फॉरेस्ट सर्विस के लिए मतलब उसमें काम करना चाहूँगी। तो मैंने इस वज़ह से फॉरेस्ट सर्विसेज़ को चूज़ किया था। और एक क्वेश्चन है मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी के मेन इंटरव्यू में डिफरेंस होता है क्या? यस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यूपीएससी का जो मेन इंटरव्यू है वो मॉक इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और वो कैसे डिफरेंट रहेगा ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बट एक चीज़ जो है वो मैंने नोटिस की है वो होता है कि यूपीएससी के इंटरव्यू में पैनलिस्ट आपको बहुत कंफर्टेबल फील करा देते हैं। तो आपकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो आपको वहाँ पे दिखानी है और वही वो देखना चाह रहे होंगे, मेबी। मैंने अब पहले भी बताया था मेरे फॉरेस्ट सर्विसेज के जो ऑप्शनल्स है वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड फॉरेस्ट्री रहे हैं। आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूंगी क्योंकि अगर ये सिविल सर्विसेज का मतलब ये सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग आंसर राइटिंग जो है वो आपका एक बार सिलेबस अच्छे से कवर होने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं बट क्योंकि ये फॉरेस्ट सर्विसेज का सेशन है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जैसे पहले भी बताया कि उतने लेवल तक का आंसर राइटिंग की जरूरत यहाँ पे नहीं है बट इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल दैट आप कुछ क्वेश्चंस की कुछ टेस्ट की प्रैक्टिस कर लो उसका एडेड एडवांटेज ही रहेगा आपके मार्क्स में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा करंटली मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है अगर कोई टेलीग्राम चैनल में निकालूंगी तो मैं अपडेट कर दूंगी रिगार्डिंग प्लान बी मुझे ऐसा लगता है कि एक लिमिट के बाद मतलब सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप मतलब
पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही आप स्टेट पीसीएस या जो भी बाकी सारे एग्जाम्स है उसको एज अ प्लान भी प्रिपेयर कर रहे हैं। बट अगर 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद भी आपका कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तब आपको प्लान बी पे फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने स्टार्ट किया है तो डेडिकेटेडली यूपीएससी के लिए ही प्रिपेयर करना पहले 2 अटेम्प्ट्स में तो जरूरी होता है। रिगार्डिंग सीसैट आई वुड अगेन लाइक टू रिपीट, क्योंकि मेरा सीसैट पहले से अच्छा रहा है तो आई वुड नॉट बी अ बेटर गुड पर्सन टू आंसर द क्वेरीज रिगार्डिंग सीसैट। जो भी टॉपर्स जिन्होंने सीसैट में स्ट्रगल किया होगा उनको आप पूछ सकते हैं कि कैसे उस डिफिकल्टी को रिमूव कर लिया जाए और क्या सोर्सेस आप यूज कर सकते हैं। जो मतलब मेरे इंटरैक्शन के थ्रू जो मुझे पता चला है कि जो सोर्सेस सीसैट के लिए अच्छे हैं उसमें से एक है कि जो अंजिस के मटेरियल हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं, दूसरा सोर्स है प्रीवियस ईयर्स। रिगार्डिंग हाउ आई कर्ड बोथ सिविल सर्विसेज एज वेल एज फॉरेस्ट मींस, तो जब तक आफ्टर प्रीलिम्स जब तक सिविल्स का मींस था तब तक मैं डेडिकेटेडली सिविल सर्विसेज के लिए ही प्रिपेयर कर रही थी। जैसे ही सिविल्स का मींस खत्म हुआ उसके बाद मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज के जो 2 ऑप्शनल्स है उस पे फोकस करना स्टार्ट किया। तो क्योंकि उसमें जो जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज के जो पेपर है वो ऑलमोस्ट सिविल सर्विसेज के आपके प्रिपरेशन के थ्रू कवर हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको अलग जो है एफर्ट्स लेने की तब ज़रूरत नहीं हो पड़ती, बट जो ऑप्शनल्स है उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना ज़रूरी है। तो मैंने सिविल सर्विसेज के मेंस के बाद ही फॉरेस्ट का जो मेंस का प्रिपरेशन है वो स्टार्ट किया था। और हाँ, क्योंकि बस आपको 2 महीने मिलते हैं फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस के लिए, तो टाइम स्पैन इज़ लिटिल शॉर्ट, बट आई थिंक इफ यू आर प्रिपेयरिंग डेडिकेटेडली एंड इफ यू हैव अ प्रॉपर सोर्सेस फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक, देन इट बिकम्स वेरी ईज़ी। जब आप मतलब वो टॉपिक्स को पढ़ लो और उसके बाद बस रिवाइज कर लो, तो विद इन 1 मंथ यू कैन, इफ यू हैव टू डिवाइड दोस 2 मंथ्स, तो आपको 1 टू लाइक अराउंड 40 डेज को में आपको जो दोनों ऑप्शनल्स है उसको आपने एक या उससे ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए। और उसके बाद जो है आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा और जो वैल्यू एडिशन वाला जो काम है वो आप बाकी के टाइम में कर सकते हैं। रिगार्डिंग में फॉरेस्ट सर्विसेज नोट्स, मैंने कोई खुद के नए नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि टाइमलाइन बहुत शॉर्ट थी। तो मैंने जैसे पहले भी बताया, मेरा मेजर सोर्स जो था नोट्स का, तो वो दिनेश जांगीड़ सर के जो नोट्स है उनके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो वो नोट्स से मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था और वो ही वही नोट्स मेरा थ्रू आउट दिस प्रोसेस रेफरेंस रहा है। सजेशंस फॉर बिगिनर्स, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये जर्नी बहुत लॉन्ग हो सकती है, अ, हम सब ये सोच के चलते हैं कि हमारा फोर्थ अटेम्प्ट में हो जाएगा, बट रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है और बिगिनर्स के लिए स्पेशली मुझे लगता है कि आप ये सोच के चलो कि आपको बहुत टाइम तक पढ़ते रहना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको पहले तो सबसे पहले आपके जो स्टैटिक है उस पे फोकस करना पड़ेगा और जो स्टैंडर्ड बुक्स है जो सभी लोग यूज करते हैं एटलीस्ट उसको उसका जो कोर होता है वो बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप वैल्यू एडिशन इस पे जा सकते हैं, बट अनलेस एंड अनटिल यू रिवाइज दो स्टैंडर्ड बुक्स फॉर लाइक 2 और 3 टाइम्स, आप उसके बाद नोट्स बना सकते हैं और उसी उसी के बाद आप कॉन्फिडेंटली आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
मिस्टेक्स टू अवॉइड एज़ अ बिगिनर टू क्लियर एग्ज़ाम मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो होती है विथ रिगार्ड टू सोर्सेज़। तो क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, तो हम लोग जो नए-नए रिसोर्सेज़ आते हैं उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं और जो हमने पहले पढ़ रखा है उसको छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये करने से बेहतर ये रहेगा कि आपने जो पहले अच्छे से सोर्स मतलब जो पढ़ा है, उसी को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करते रहें और वही आपको हेल्पफुल रहेगा। अ, मैंने सेशन के स्टार्टिंग में ही जो फॉरेस्ट्री की रिसोर्स लिस्ट है वो बताई थी। मैं वो शेयर भी कर दूँगी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सो आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस। सो अ, मुझे लगता है कि आप सबने डेडिकेटेडली जो भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डेडिकेटेडली पढ़ाई करते रहे और आपको जो इश्यूज़ आएँगे ड्यूरिंग द जर्नी आप बहुत सारे आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली या तो जो भी सारे टॉपर्स हैं उनके वीडियोज़ के थ्रू शायद ये हो सकता है कि उन्होंने मुझसे अच्छे और बेटर स्ट्रैटेजीज़ बताया हो। तो जो भी स्ट्रैटेजी आपको आपके लिए पर्सनली अच्छी लगे उसको फ़ॉलो कीजिए और अल्टीमेटली ये याद रखना है कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करनी है उसके लिए वो जो नॉलेज इम्प्रूवमेंट है और खुद में सारे स्टेजेस पे अ, जो आपका परफॉर्मेंस है उसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो one day you'll surely get into the list and I wish you all the best for the future and we'll end this live session now.